आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म भूमि क्यों? क्योंकि युग युगांतर तक एक व्यक्ति के कर्म चलते हैं, जिसमें सारे जीवन के सारे जितने भी पड़ाव हैं वो व्यक्ति उन्हीं पड़ावों से गुजरता है, जिनसे एक व्यक्ति महान बनता है और जिनसे एक व्यक्ति स्वर्ग को और मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी इस जर्नी को समाप्त करके वो दूसरी जर्नी में जाता है। और यही कर्म है जिसके कारण मनुष्य, जिसके लिए हम कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगता है, यानी युग युगांतर तक भटकता रहता है और तब वापस फिर भूमि पर ही आता है, फिर वापस से मनुष्य जन्म में आता है। इतने सारे युग, एक युग के बाद चीज़ें समाप्त नहीं होती। सोचिए, ये वेदों को जो लिखने वाले हैं वो वेद व्यास हैं। यानी वेद व्यास को उन बातों का ज्ञान होना जो कि इस संसार में घटित हुई घटनाओं का ज्ञान होना, वो कैसे हुआ, कैसे वेदों की रचना हुई, कैसे वेदों को जो लिखा गया है, यानी सृष्टि के बारे में आप किस चीज़ की चर्चा करते हैं, इस संसार में होने वाली घटनाओं की। लेकिन चर्चा तो तब करेंगे जब संसार में हुई हो चीज़ें। इसका मतलब चीज़ें हुई तभी उन्होंने उस चीज़ को लिखा। वेदों के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त किया गया, लेकिन चीज़ें हुई तब व्यक्त किया गया है ना। यदि चीज़ें नहीं होती तो नहीं हो सकता था। इसीलिए सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों में उसको विभाजित किया गया, क्योंकि जीवन के संघर्ष की कहानी जब सृष्टि का यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जब निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा प्योरिटी लेके आता है। यानी ज़्यादातर लोग पूर्व जन्म को भूल चुके होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो याद रखें, या किसी विशेष परिस्थिति के बस याद आ जाए। ये कुछ के साथ घटित होती है, लेकिन संसार में हम यही मानते हैं कि 100% लोग भूल चुके होते हैं। क्योंकि यदि हम याद रखें तो शायद हम उसको लेकर के चल भी नहीं सकते। परेशानी इतनी सारी है कि उसका सामना कैसे करेंगे, नहीं कर सकते संसार में। तो इसलिए हमको याद ही नहीं रहता उस चीज़, वो पहले क्या हुआ ये याद नहीं है। लेकिन घटनाएं तो घटी हैं, इस संसार में ही घटी हैं, चीज़ें हुई हैं, और चीज़ों के होने के बाद ही स्थिति यानी चीज़ों का अंत होता है। एक बात तो ये सत्य है कि जब एक युग का अंत होता है, जब एक देवता का अंत होता है, जब एक असुर का अंत होता है, यानी अंत होता है, ये तो निश्चित हो गया ना। अंत यदि नहीं होता तो प्रकृति में चीज़ें नहीं बदलती, और यदि इस संसार में चीज़ें बदल रही हैं, यानी जब हम कहते हैं कि ये सारे 7 लोक की बात कही जाती है, तो ये सारी चीज़ें जब बदल रही हैं तो किसके माध्यम से बदल रही हैं? अंत के माध्यम से। किसी चीज़ का अंत हो रहा है। अब वो अंत पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ये अलग बात है कि आपके अच्छे कर्म है तो आपका जो अंत है वो अच्छी तरह से होगा। यदि आपके कर्म जो हैं वो नेगेटिव है तो आपका जन्म भी गलत तरीके से होगा, या आपकी मृत्यु जो है वो एक गलत तरीके से होगी, और गलत तरीके से मृत्यु गलत ही परिणाम देती है। लेकिन फिर भी हम परिणाम की जब बात करते हैं तो फिर वो आ जाता है कि 7 जन्म तक तो मनुष्य के जन्म से ही गुजरना पड़ता है। तो 7 जन्म तक तो ये छूट ही दी गई है कि हाँ भाई 7 जन्म तक आप अपने आप को बदल सकते हो। लेकिन किसको मालूम है कि मेरा 7वां जन्म चल रहा है या पहला जन्म चल रहा है? ये तो व्यक्ति को नहीं मालूम कि मैं किस जन्म की जर्नी में चल रहा हूँ। तो आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है सिर्फ अपने कर्म को करना, अच्छे या बुरे। जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो परिस्थिति घटित हो रही हैं, वो तो आपके कर्मों का परिणाम है। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप बना रहे हैं, स्थितियों को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। जो उन स्थितियों को पर कार्य आपका है कि आप कर कैसे रहें। व्यक्ति डरता नहीं है, बहुत निडरता से कार्य करता है, कह देता है, चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे द्वारा सत्ता चल रही है। बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं जैसे उनको लगता है कि संसार
पूरी सृष्टि जो है उन्हीं के माध्यम से चल रही है। जो चाहेंगे वो होगा। सत्य ये नहीं है। सत्य ये कहता है कि चीज़ें तो होती हैं, चीज़ें होंगी भी, और सत्य मानना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। कैसे रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए जैसे जैसे आप किसी चीज़ के लिए, अब आप जब तक मन में ये नहीं विचार करेंगे कि हमें सफलता मिलेगी किसी काम में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप डरेंगे तो जीवन चलाएंगे कैसे? चला नहीं सकते। आपको आखिरकार उस प्रणाली में प्रवेश तो लेना होगा। प्रवेश के लिए पहले अपने मन को तैयार करना होगा। यानी आप इसके लिए तैयार हो गए कि हाँ, हम प्रवेश ले सकते हैं। जब प्रवेश छोटी कक्षाओं में होता है, जब आपका एडमिशन छोटी कक्षाओं में होता है, किसी दूसरे के माध्यम से होता है, जहाँ पर आपकी आपकी जो है आवाज़ नहीं सुनी जाती, या आप शायद जानते भी नहीं हैं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए माता पिता ही बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं। तो जब प्रारंभ, चाहे वो 8 वर्ष की अवस्था में हो या 2 वर्ष की अवस्था में हो, स्थिति दोनों ही स्टूडेंट की एक जैसी है। जो यहाँ तक कि मैं तो ये मानती हूँ कि यदि बड़ी उम्र में भी है और वो बच्चा यदि शिक्षा लेने जा रहा है, तो वहाँ यदि आप स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करें, तो उसकी स्थिति भी उस 3 साल के 2 साल के बच्चे की जैसी है। क्योंकि वो डर रहा है, क्लास में जाने से डर रहा है, टीचर्स से डर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी उनके संरक्षण में वो रहा नहीं। उसे डर है कि मैं सीख पाऊँगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, मेरा उपहास होगा। उपहास से डर रहा है वो, चाहे बड़ी उम्र में पहुंच गया। उसको मालूम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस उम्र में आने के बाद व्यक्ति सीख पाए या ना सीख पाए। एक 35 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति सीख पाए या ना सीख पाए, कोई गारंटी नहीं है। और कोई उसका लिए कोई उस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ होगा, ये भी हम नहीं कह सकते कि जीवन में कितना जीवन शेष है, जब यही नहीं पता। 50 साल का, 60 साल का व्यक्ति सीख रहा है, लेकिन ज़िंदगी के अंत का जब पता ही नहीं है, तो वो सीख रहा है। वो काम भी आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन वो काम कर रहा है, करने जा रहा है, लेकिन फिर भी डर रहा है। डर रहा है, उसको डर है कि कहीं मेरा उपहास ना हो, मैं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। और ये स्थिति आप देख सकते हैं। जब उनको सिखाने की कोशिश की जाती है, तो उनका बिहेव भी वही होता है जो 2 साल के बच्चे का होता है। वो भी उसी तरह से डर रहे होते हैं। और उनकी छोड़ दीजिए, आज भी जिन नए विषयों में पढ़े लिखे लोग भी यदि किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहें, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भाषा से रिलेटेड हो, किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो, स्थिति उसकी भी बच्चे ही जैसी होती है। स्थिति वही है कि आदमी डरता है उस चीज़ को नई चीज़ को सीखने में। हमेशा उसका उसका जो मन होता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह से होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि एक पर कमांड पेरेंट्स की और दूसरे पे कमांड उसकी खुद की है। लेकिन दोनों स्थिति में वो डर रहा है। जब पेरेंट्स की कमांड है, वहाँ वो पेरेंट्स किसी तरीके से बच्चे को भेज पाते हैं, क्योंकि वो उनके अधीन है, और वो इसलिए वो चला भी जाता है वहाँ पर, और वो सीखने की कोशिश करता है। लेकिन पहले प्रवेश लेने से पहले ये नहीं कहा जा सकता कि क्लास में वो बच्चा सफल होगा या असफल होगा, उसे कितना सीख पाएगा, उसकी पहली रैंक आएगी या उसके वो क्लास के में दूसरी रैंक पर आएगा, वो तीसरी रैंक पर आएगा। ये किसके कौन सी चीज़ डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है उसकी बुद्धिमत्ता। उसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि का विकास कितना हुआ है। अलग अलग बुद्धि का विकास होता है, अलग अलग एज में होता है। तो हर व्यक्ति का एक जैसा विकास नहीं है। और जैसा कि हम कहते हैं कि जब परिपक्व बुद्धि होती है, तो इसका मतलब एक आज की डेट में हम ऐसा देख रहे हैं कि 1.5 और 2 साल के बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, जो राजधानी का बता पा रहे हैं, मतलब किसी जगह की। यानी इतना, जहाँ बच्चे को बोलना भी नहीं सीख पाता, वहाँ वो इस बात को समझ रहा है कि ये प्रश्न कौन सा किया जा रहा है, वो उसका आंसर दे पा रहा है। इसका मतलब वो पहले से बच्चा सीखा हुआ है, तब आंसर दे पाएगा ना, जब उसको समझ आएगी। जब तक आप एक सामान्य सी चीज़ सीखिए, किसी भाषा को आप सीखिए, वो भाषा भी समझ में नहीं आती
तो भाषा, जब भाषा ही नहीं समझ में आएगी, आंसर कैसे दे पाएंगे? आज इतने सारे लोग जो इंग्लिश में लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, वो किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि उनको भाषा की प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता, तो आंसर कहाँ से देंगे? समझ में तो पहले आना चाहिए, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, तो वो बच्चा जो कि 1.5 साल का है, वो कैसे समझ रहा है आपकी, आप क्या पूछ क्या रहे हैं? ये तो उसकी बुद्धि समझ पा रही है ना कि ये क्या पूछ रहे हैं। पहले उसके अंदर ये बात तो समझ में आना चाहिए, सामने वाला पूछ क्या रहा है। जब ये बात, यानी वो सुन भी सही से रहा है और समझ रहा है उसको कि क्या प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है, तभी वो आंसर दे सकता है। ये बात बताती है कि उस बच्चे के पास जो बुद्धिमत्ता है, जो चीज़ें हैं, वो पूर्व जन्म से लेकर के आ रहा है, इसलिए इतनी जल्दी चीज़ों को समझ पा रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, संचित कर्म हमारे चल रहे हैं, तो ये संचित कर्म है ना, कि जिसकी वजह से उसको समझ में आने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी। 1-1.5 साल के बच्चे को समझ में आने, बोलने की शक्ति भी नहीं आई अभी, जिह्वा भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, बोल रहा है, तुतला करके बोल रहा है बच्चा, लेकिन आंसर फिर भी करने की तैयारी कर रहा है, आपको बात बताने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, उससे पूछ के देख लीजिए, वो आंसर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको भी लगता है कि किसी प्रश्न की तैयारी के लिए उसको टाइम लगेगा। नए प्रश्न को तैयार कर, पहले तो प्रश्न को समझ में आने के लिए भाषा को सीखना जरूरी। भाषा, क्योंकि वो बच्चा जो है, उसे कैसे मालूम कि ये हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं या मराठी में बोल रहे हैं या किसी और अन्य भाषा में बोल रहे हैं। बच्चे सिर्फ एक जगह की भाषा की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के अंदर कहीं भी चले जाइए, बच्चे वहाँ की प्रश्न, वहाँ की भाषा में जब प्रश्न उनसे किया जाता है, वो बच्चा उनकी भाषा में आंसर भी कर देता है। कैसे कर देता है? ये समझने और सोचने की चीज़ है कि आखिर वो आंसर कैसे करता है। इसका मतलब उसको उन चीज़ों की नॉलेज है, लेकर के चल रहा है वो अपनी यात्रा को, व्यक्ति चल रहा है। अब वो कौन सी जर्नी में है, तो पहली में है कि दूसरी में है कि तीसरी में है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो पॉजिटिव विचार है, वो हमारा सिर्फ इतना भर होता है कि हमें ये काम करना है। जब हम इसकी तैयारी में आगे बढ़ते हैं, कई बार हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम करते जाते हैं, वहाँ पर हमें लगता है कि हम कर लेंगे। क्योंकि एक मेंटलिटी किससे तैयार होती है? वो इससे तैयार होती है समाज से, समाज की चीज़ों को देखकर। जब हमें दिखाई देता है कि एक क्लास के अंदर जो है करोड़ों बच्चे एक साथ एंट्री करते हैं, यानी करोड़ों बच्चों का एडमिशन है एक क्लास के अंदर, और वो सारे बच्चे सक्सेस होकर के निकल रहे हैं, सब पास हो गए, कोई 1-2 फेल हो गए, यानी कोई 1% 2% बच्चे फेल हो गए, तो उनको गिना नहीं जाता। फिर हम क्या मानते हैं कि सब सफल होते हैं, और ये सच भी है कि वो 2% भी हम जिनको फेल मान रहे हैं, वो भी या तो लापरवाही के कारण से या कम बुद्धिमत्ता के कारण से फेल हुए, यानी उनकी बुद्धि उतनी एक्टिव नहीं है जितनी अन्य बच्चों की थी, इसलिए हो गए, या फिर उनकी तैयारी नहीं थी, लापरवाही है इसलिए हो गए। तो उन 2 बच्चों को भी हम ये नहीं मानते कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। क्षमता तो हम ये मानते हैं कि संसार के एक उस जीव मात्र में भी है जो किसी भी तरीके से हम जिसको किसी भी तरीके से सक्षम नहीं मानते। यानी एक तितली भी ये जानती है कि उसको फूल पर बैठना है, फूल समझ रही है, खुशबू को समझ पा रही है, तभी वो फूल पर जाके बैठती है, तभी बैठती है फूल, क्योंकि फूल उसको पसंद है। कि एक को समझ में आता है कि समझ, लेकिन जितनी भी तितलियां सुबह उड़ती हैं वो फूलों पर ही जाकर बैठती हैं, गंदी जगह पर नहीं जाके बैठती। वहीं आप संसार के कुछ जीवों को आप देखते हैं, वो गंदगी में ही बैठना पसंद करेंगे, अच्छी जगह पे नहीं बैठना पसंद करेंगे। ये क्या है? आपकी प्रकृति, मूल स्वभाव जो कि आपको प्रकृति ने दिया है। प्रकृति किसके द्वारा डिसाइड करती है आपके कार्यों को, आपके जीवन को किसके द्वारा डिसाइड करिए? आपके कर्म के आधार पर डिसाइड कर रही है, आपके कर्म के आधार पर। जब हम कहते हैं ना कि कर्म अच्छे होते चले गए, तो आपको वो जन्म की जर्नी जो है
वो यात्रा जो है वो सुखद लगने लगती है, फिर वो दुखद नहीं लगती। आपको जो समझ में आ जाता है तो जीवन उसकी यात्रा बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहाँ उसको सब चीज़ें समझ में आती हैं, वो फिर कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है इस संसार में ज्ञान, जितना उसके पास ज्ञान है वो तो जिन एक छोटे सी मतलब एक इस संसार का एक कण मात्र भी ज्ञान उसको नहीं है। इस संसार में इतना ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक सब्जेक्ट का ज्ञान भी व्यक्ति नहीं ले सकता, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझ सकते आप तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई, थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज हो गई। प्रतिदिन पढ़ने से शायद आप दूसरों से कहीं दूसरे से बेहतर है, मान लिया, मान लिया क्या, प्रकृति उसका परिणाम देती है, उसका वो माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वो इस संसार के में इतना कुछ प्राप्त कर चुका है जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है संसार